स्वागत है बच्चों आपके अपने चैनल लर्न पंजाब में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th सब्जेक्ट इंग्लिश चैप्टर 2 चैप्टर नेम द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। खुशवंत सिंह की लिखी द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी कोई साधारण कहानी नहीं है, ये एक बहुत ही खूबसूरत इमोशन से भरी सच्ची लाइफ स्टोरी है। इस सिनेमैटिक एक्सप्लेनर में हम लेखक और उनकी दादी माँ के रिश्ते के हर एक पड़ाव को बिल्कुल एक मूवी की तरह समझेंगे, स्टेप बाय स्टेप, ताकि एक एक तस्वीर आपके दिमाग में छप जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज के इस कहानी को हमने 4 मेन हिस्सों में बांटा है। पहला, हम लेखक और उनकी दादी माँ को जानेंगे। दूसरा, उनके गांव के जीवन को देखेंगे जहां वो बेस्ट फ्रेंड्स थे। तीसरा, शहर का जीवन जो इस कहानी का टर्निंग पॉइंट है। और आखिर में चौथा हिस्सा, उनके अंतिम वर्ष और एक बहुत ही भावुक विदाई। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सफर होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले बढ़ते हैं भाग 1 की तरफ, लेखक परिचय और दादी माँ। कहानी में डूबने से पहले जिसके दिमाग से ये मास्टरपीस निकला है, यानी हमारे लेखक खुशवंत सिंह जी, उनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। देखिए, वो सिर्फ एक आम राइटर नहीं थे। उन्होंने सिख इतिहास और धर्म पर कई जबरदस्त किताबें लिखी हैं। पढ़ाई और करियर की बात करें तो वो एक वकील थे, एक पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर यानी पीआरओ रहे और द इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया के एडिटर भी रहे। इनके 2 सबसे फेमस नॉवल हैं ट्रेन टू पाकिस्तान और आई शैल नॉट हियर द नाइटिंगेल। इनके प्रोफाइल से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज हम किस लेवल की लिटरेचर पढ़ने वाले हैं। चलिए अब सीधे लेखक के घर चलते हैं। लेखक सबसे पहले अपने दादा दादी का हुलिया बताते हैं। इमेजिन कीजिए एक ड्राइंग रूम जहां अंगीठी के ऊपर दादाजी की एक बड़ी सी तस्वीर टंगी है। तस्वीर में दादाजी इतने बूढ़े लग रहे हैं, एक बड़ी सी पगड़ी पहने हुए, और उनकी सफेद दाढ़ी ऐसी है कि आधी छाती ढक ली है उसने। लेखक कहते हैं, भाई उन्हें देखकर लगता था कि वो कम से कम 100 साल के हैं। उनको देखकर कोई कह ही नहीं सकता था कि इनकी कोई पत्नी या छोटे बच्चे भी कभी रहे होंगे। लगता था जैसे उनके तो बस बहुत सारे पोते पोतियां ही होंगी। अब दूसरी तरफ आती हैं दादी माँ। लेखक कहते हैं कि पिछले 20 सालों से वो दादी को बिल्कुल एक जैसा ही देख रहे थे। हाइट में थोड़ी छोटी, थोड़ी सी मोटी और कमर से आगे की तरफ थोड़ी झुकी हुई। जब लोग आकर कहते थे ना कि दादी माँ अपने जमाने में बड़ी जवान और खूबसूरत हुआ करती थी, तो लेखकों को इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं होता था। उन्हें लगता था दादी हमेशा से ऐसी ही हैं। दादी माँ के चेहरे का डिटेल में वर्णन करते हुए लेखक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्लिश वर्ड यूज करते हैं, क्रिस क्रॉस, जिसका मतलब है एक दूसरे को काटती हुई रेखाएं। दादी माँ का चेहरा झुर्रियों से इतना भरा हुआ था कि झुर्रियां हर जगह से एक दूसरे को काट रही थी, पूरा जाल बिछा था फेस पर। वो हमेशा बेदाग सफेद कपड़े पहनकर घर में थोड़ा लंगड़ाते हुए चलती थी। उनके एक हाथ में हमेशा एक माला होती थी जिसके मनके वो हर वक्त फेरती रहती थी, और अपना दूसरा हाथ वो अपनी कमर पर रखती थी। क्यों? ताकि अपने स्टूप यानी जो उनकी कमर का झुकाव था उसको बैलेंस कर सके। कहानी में यहाँ एक बहुत ही कमाल की लाइन आती है, शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, यानी वो सर्दियों में पहाड़ों के उस नज़ारे की तरह थी जो एकदम सफ़ेद, शांत और प्योर होता है। अब इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये कि भले ही दादी माँ आज के मॉडर्न ब्यूटी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से सुंदर ना हो, लेकिन उनके अंदर एक बहुत ही गहरी, शांत और स्पिरिचुअल खूबसूरती थी। उनके पास बैठकर एक अजीब सा सुकून मिलता था। चलो इस टॉपिक का शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं। हमने देखा कि खुशवंत सिंह एक महान लेखक हैं। उनके दादाजी तस्वीर में 100 साल के लग रहे थे और दादी माँ छोटी, झुकी हुई सफ़ेद कपड़ों में एक शांत पहाड़ जैसी लगती थी। अब हम आते हैं भाग 2 पर, गांव का जीवन, जहां दादी और पोता एक दूसरे के साथी और दोस्त थे। अगर आपको ये सफ़र पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो होता क्या है, जब लेखक के माता पिता कमाने के लिए शहर चले गए तो वो लेखक को गांव में दादी माँ के पास छोड़ गए। यहाँ आकर दोनों एकदम पक्के दोस्त बन गए। दादी माँ का एक फिक्स डेली रूटीन था, एकदम सेट। वो सुबह लेखक को उठाती, स्कूल के लिए तैयार करती, और जब नहला रही होती थी तो कंटिन्यूअसली एक ही टोन में सुबह की प्रार्थना गाती रहती थी। उन्हें लगता था कि बेटा सुन सुनकर याद कर लेगा। पर लेखक बड़े चालाक थे। वो कहते हैं कि मैं प्रार्थना सिर्फ इसलिए सुनता था क्योंकि दादी की आवाज़ बहुत मीठी थी, कभी याद करने का ट्राई नहीं किया। उसके बाद दादी एक लकड़ी की तख्ती लेती जिसे मुल्तानी मिट्टी से पोता गया होता था, साथ में एक छोटी सी मिट्टी की दवात और कलम। इन सबका एक बंडल बनाकर लेखक को दे देती। और नाश्ते में क्या मिलता था? एक मोटी बासी रोटी जिस पर खूब सारा मक्खन और चीनी लगी होती थी। नाश्ता होने के बाद दोनों एक साथ स्कूल के लिए निकलते थे। दादी माँ हमेशा उनके साथ स्कूल जाती थी,
ऐसा क्यों? क्योंकि स्कूल एक मंदिर यानी गुरुद्वारे से जुड़ा हुआ था। वहां क्या होता था कि जब पुजारी बच्चों को बरामदे में बिठाकर अल्फाबेट्स और सुबह की प्रार्थना सिखाते थे, तब दादी माँ अंदर मंदिर में बैठकर अपने धार्मिक ग्रंथ पढ़ती थी। देखिए कितना अच्छा बैलेंस था। दोनों का काम एक साथ चलता था और खत्म भी एक साथ होता था। चलो इस टॉपिक का शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं। गांव की लाइफ के मेन हाइलाइट्स क्या थे? पहला, लेखक और दादी हर वक्त साथ थे, एकदम पक्के दोस्त। दूसरा, उनकी डेली रूटीन एक साथ शुरू होती थी और मंदिर के माहौल में एजुकेशन और स्पिरिचुअलिटी साथ चल रही थी। और तीसरा सबसे प्यारा पॉइंट, जब वो स्कूल से वापस लौटते थे तो मंदिर के दरवाजे पर उन्हें गांव के बहुत सारे कुत्ते मिलते। एक्सट्रीम भूखे थे। दादी माँ अपने साथ जो एक्स्ट्रा बासी रोटियां लाती थीं वो उन कुत्तों को डालती थीं और वो कुत्ते रोटियों के लिए आपस में लड़ते झगड़ते उनके पीछे पीछे घर तक आते थे। ये थी उनकी सुंदर और सिंपल लाइफ। लेकिन हर अच्छी चीज में एक ट्विस्ट तो आता ही है। अब हम पहुंच गए हैं भाग 3 पर, शहर का जीवन, जो इनके रिश्ते में एक नया मोड़ लाया। ट्विस्ट ये था कि लेखक के पेरेंट्स अब शहर में सेट हो गए थे, तो उन्होंने इन दोनों को भी शहर बुला लिया। और शहर आते ही समझिए सब कुछ ही बदल गया, एकदम उलट। गांव में जहां दोनों पैदल स्कूल जाते थे, अब शहर में लेखक एक मोटर बस में इंग्लिश मीडियम स्कूल जाने लगे। दादी अब उनके साथ नहीं जा सकती थी। गलियों में अब रोटी खाने वाले कुत्ते भी नहीं थे। तो दादी ने क्या किया? उन्होंने अपना प्यार बांटने के लिए घर के आंगन में छोटी छोटी चिड़ियों यानी स्पैरोस को दाना खिलाना शुरू कर दिया। वक्त के साथ लेखक की पढ़ाई बढ़ती गई और इन दोनों बेस्ट फ्रेंड्स का आपस में मिलना और बातें करना धीरे धीरे कम होता गया। जब भी लेखक स्कूल से वापस आते, दादी पूछती थी कि आज क्या पढ़ाया। लेखक बताते इंग्लिश वर्ड्स, लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल और वेस्टर्न साइंस की बातें। ये सब सुनकर दादी बहुत उदास हो जाती। उन्हें ये एजुकेशन बिल्कुल पसंद नहीं थी, क्योंकि वहाँ भगवान और धर्म ग्रंथों के बारे में कुछ नहीं सिखाया जा रहा था। पर सबसे बड़ा झटका उन्हें तब लगा जब लेखक ने बताया कि उन्हें स्कूल में म्यूजिक यानी संगीत सिखाया जा रहा है। दादी की नज़र में म्यूजिक शरीफ लोगों का काम नहीं था। उनका मानना था कि इस पर सिर्फ भिखारियों और हार्लेट्स यानी वेश्याओं का हक है, अच्छे घर के बच्चे ये नहीं करते। उन्होंने इस पर कुछ कहा तो नहीं, लेकिन उनकी लंबी चुप्पी का सीधा मतलब था स्ट्रिक्ट डिसअप्रूवल, यानी वो इस बात से सख्त नाराज थी। अब देखिए समय कैसे तेजी से भागता है। शहर आने पर जो थोड़ी बहुत दोस्ती और बातचीत बची थी ना, वो तब बिल्कुल ही खत्म हो गई जब लेखक पढ़ाई के लिए यूनिवर्सिटी चले गए। पहले दोनों एक ही कमरा शेयर करते थे, पर अब लेखक बड़ा हो गया था तो उसे एक अलग कमरा दे दिया गया। दादी और पोते की दोस्ती का जो एक इकलौता कॉमन लिंक बचा था, वो शेयर्ड कमरा, अब वो लिंक भी टूट गया। उसके बाद तो लेखक को अपनी आगे की पढ़ाई के लिए पूरे 5 साल के लिए विदेश जाना था। दूरियां अब फिजिकल और इमोशनल दोनों तरह से पूरी तरह बढ़ चुकी थीं। पोता दूर हो गया, अलग कमरा मिल गया, तो दादी माँ ने क्या किया? उन्होंने अपने अकेलेपन को बिना किसी शिकायत के शांति से एक्सेप्ट कर लिया। वो अपना पूरा दिन बस चरखा काटते हुए और भगवान की प्रार्थना करते हुए बिताती थी। उनके पूरे दिन में खुशी का सिर्फ एक छोटा सा आधा घंटा होता था, दोपहर का वो वक्त जब वो बरामदे में बैठकर चिड़ियों को रोटी के छोटे छोटे टुकड़े खिलाती थी। सोचो, सैकड़ों चिड़ियां वहां आती थीं और जोर जोर से चहचहाती थीं। लेखक ने इस माहौल को एक बहुत मस्त इंग्लिश फ्रेज दिया है, वेरिटेबल बेडलम। इसका मतलब है एक असली और बहुत बड़ा हंगामा, टोटल केओस। कुछ चिड़ियां दादी के पैरों पर बैठ जाती, कुछ कंधों पर और कुछ तो उनके सर पर भी बैठ जाती थी। पर दादी ने उन्हें कभी भगाया नहीं, वो उनके साथ बहुत खुश रहती थीं। चलो इस टॉपिक का शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं। हमने देखा कि कैसे इंग्लिश एजुकेशन और साइंस ने दादी और पोते के बीच सोच का गैप पैदा किया। म्यूजिक को लेकर दादी की नाराजगी सामने आई। यूनिवर्सिटी जाने और अलग कमरा मिलने से उनकी दोस्ती का आखिरी धागा भी टूट गया। और फाइनली दादी माँ ने इस नए अकेलेपन को चरखे और चिड़ियों की चहचहाहट में शांति से अपना लिया। कहानी में एक सैड पर ब्यूटीफुल ट्रांजिशन था ये। अब आते हैं इस खूबसूरत कहानी के आखिरी और सबसे इमोशनल भाग पर, अंतिम वर्ष और विदाई, यानी द फाइनल ईयर्स एंड फेयरवेल। जब लेखक 5 साल के लिए विदेश जा रहे थे तो उन्हें लगा कि मेरी दादी माँ बहुत रोती धोती होंगी। आखिर 5 साल बहुत बड़ा टाइम होता है, और दादी की उम्र इतनी ज्यादा थी कि किसी को नहीं पता था कि 5 साल बाद वो इस दुनिया में होंगी भी या नहीं। लेकिन दादी माँ वो बिल्कुल भी इमोशनल नहीं हुई। वो लेखक को स्टेशन छोड़ने आई, लेकिन उन्होंने एक लफ्ज नहीं कहा, ना कोई आंसू ना कोई रोना। उनके होंठ बस प्रार्थना में हिल रहे थे और उंगलियां माला फेर रही थीं। उन्होंने आगे बढ़कर चुपचाप लेखक के माथे को चूमा।
लेखक ने उस गीलेपन को, उस चुमन को अपने दिल में एक आखिरी याद समझकर संभाल लिया, ये सोचकर कि शायद अपनी दादी के साथ ये उनका आखिरी फिजिकल कांटेक्ट है। पर दोस्तों, लेखक गलत थे। पूरे 5 साल बाद जब लेखक वापस अपने देश, अपने शहर आए, तो स्टेशन पर उन्हें रिसीव करने दादी माँ आई थी। वो बिल्कुल वैसी ही थी, एक दिन भी ज्यादा बुढ़ी नहीं लग रही थी। उन्होंने पोते को गले लगाया, पर अभी भी उनके पास बातों के लिए वक्त नहीं था। उनके होठों पर वही कंटिन्यूअस प्रार्थना थी। पोते के घर लौटने का पहला दिन था, फिर भी दादी माँ का सबसे खुशी का वक्त शाम का ही था, अपनी चिड़ियों के साथ। आज वो उन्हें पहले से भी ज्यादा देर तक दाना खिलाती रहीं और बीच बीच में फ्रिवलस रिब्यूक्स करती रहीं। इसका क्या मतलब है? फ्रिवलस रिब्यूक्स का मतलब होता है हल्की फुल्की प्यार भरी डांट, जैसे हम पेट एनिमल्स को प्यार से डांटते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। उसी शाम दादी माँ के अंदर एक अचानक और बहुत ही अजीब सा बदलाव आया। लाइफ में पहली बार दादी ने प्रार्थना नहीं की। उन्होंने आसपास की औरतों को इकट्ठा किया, कहीं से एक पुरानी टूटी फूटी सी ढोलक निकाली और घंटों तक उसे जोर जोर से पीटते हुए गीत गाने लगी। वो गीत जो घर लौटने वाले योद्धाओं यानी वॉरियर्स के स्वागत में गाए जाते हैं। घर वालों को बहुत जोर लगाकर उन्हें रोकना पड़ा, ताकि इस तरह ओवर एग्जॉशन से वो थक कर बीमार ना पड़ जाएं। ये सब बहुत ही अनकैरेक्टरिस्टिक था दादी के लिए। और वही हुआ जिसका डर था। अगली सुबह दादी माँ को हल्का बुखार आ गया। डॉक्टर आए, उन्होंने चेक किया और बोला कोई बात नहीं, बुखार जल्दी उतर जाएगा। लेकिन दादी माँ को पता चल गया था कि अब उनका आखिरी समय आ गया है। उन्होंने फैमिली से कहा कि देखो, मेरे जीवन का अंतिम चैप्टर खत्म होने में अब कुछ ही घंटे बचे हैं, और क्योंकि मैंने कल शाम प्रार्थना छोड़ दी थी, अब मैं अपना थोड़ा सा भी बचा हुआ वक्त बातें करके बर्बाद नहीं करना चाहती। घर वालों ने बहुत प्रोटेस्ट किया, मना किया, पर दादी ने किसी की नहीं सुनी। वो शांति से बिस्तर पर लेटी रहीं, होंठ प्रार्थना करते रहे और उंगलियों में माला घूमती रही। और देखते ही देखते उनके होंठ हिलने बंद हो गए, माला उनके बेजान हाथों से छूटकर गिर गई और उनके चेहरे पर एक अजीब सी पीली शांति छा गई। दादी माँ अब नहीं रही थीं। इसके बाद जो सीन आता है वो इस एक्सप्लेनर का सबसे हार्ट टचिंग पार्ट है। दादी माँ के शरीर को जमीन पर लेटाकर एक लाल रंग के कफन से ढक दिया गया था। शाम का वक्त था। जब घर वाले उनके अंतिम संस्कार के लिए अर्थी लेने कमरे में आए, तो उन्होंने देखा कि आंगन से लेकर कमरे तक दादी माँ के डेड बॉडी के आसपास हजारों चिड़ियां जमीन पर बैठी थीं, हजारों स्पैरोज। लेकिन वहां एकदम सन्नाटा था, कोई शोर नहीं, कोई चहचहाट नहीं। लेखक की माँ को उन बेसहारा चिड़ियों पर बहुत तरस आया। वो जल्दी से किचन गई, रोटी लाई, उसके छोटे छोटे टुकड़े किए और चिड़ियों की तरफ फेंक दिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे दादी माँ किया करती थी। पर आपको पता है क्या हुआ? उन स्पैरोज ने उन रोटी के टुकड़ों की तरफ देखा तक नहीं। जब दादी माँ की बॉडी वहां से उठाकर ले जाई गई, तो सारी चिड़ियां एकदम शांति से उड़ गईं। उन्होंने कुछ नहीं खाया। अगली सुबह स्वीपर ने वो सारे टुकड़े वैसे के वैसे ही झाड़ू से समेटकर डस्टबिन में डाल दिए। चलो, इस टॉपिक का शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं। हमने देखा स्टेशन पर दादी की विदाई बिना किसी इमोशन की थी, बस उनके मन में भगवान की भक्ति थी। पोते के लौटने पर उन्होंने ढोलक बजाकर बहुत जोर जोर से जश्न मनाया। फिर जब उनका आखिरी वक्त आया, तो वो शांति से प्रार्थना करते हुए इस दुनिया से चली गईं। और आखिर में उन चिड़ियों का बिना रोटी खाए खामोशी से शोक मनाना उनकी सबसे सच्ची श्रद्धांजलि थी। तो बच्चों, यहाँ इस चैप्टर की डिटेल्स पूरी होती हैं, पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस लास्ट स्लाइड से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलकर आता है, जिसे आपको जरूर समझना चाहिए। क्वेश्चन है, चिड़ियों ने वो रोटियां क्यों नहीं खाई? ये इंसिडेंट हमें इंसान और नेचर के बीच के रिश्ते के बारे में क्या सिखाता है? इसका आंसर अगर एग्जाम में आए तो आपको लिखना है कि चिड़ियों का सैड और शांत बिहेवियर ये दिखाता है कि एनिमल्स और ह्यूमंस का कनेक्शन सिर्फ खाने पीने का नहीं होता। ये कनेक्शन लव, केयर और इमोशंस का होता है। वो उस दिन खाना खाने नहीं आई थी, बल्कि उस प्यारी आत्मा को अपना दुख और रिस्पेक्ट दिखाने आई थी, जिसने उन्हें पूरे दिल से प्यार दिया था। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है सेल्फलेस लव का। खुशवंत सिंह की ये मास्टरपीस हमें बहुत कुछ सिखाती है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, चैनल लर्न पंजाब को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।